क्लासेज पर। साथियों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं लैब असिस्टेंट 2023 के लिए। जो आने वाली हमारी वैकेंसी हैं 2023 में प्रयोगशाला सहायक की, उसके लिए हम आज हमारी स्टडी प्रारंभ करते हैं। साथियों, हमने इस यूट्यूब चैनल पर पहले कई वीडियो डाले थे जिससे आप इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सके, और आज से मैं रेगुलर क्लासेस शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। देखिए साथियों, आपके लैब असिस्टेंट में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर फिजिक्स का, पहला पेपर साइंस का होगा और दूसरा पेपर जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का होगा। तो साथियों, पहले पेपर में हम देखिए, दूसरा पेपर यदि साइंस का है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और उसके साथ साथ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले दूसरे पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपको सर्वप्रथम मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आप ध्यान दीजिए कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा। साथियों देखें, मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो सके कि यदि आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर रहे हो और उससे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद आप में इतना विश्वास हो जाए कि शायद कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेक्शन तो लैब असिस्टेंट 2023 में 101% हो जाएगा। तो साथियों, मैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल लाइन के साथ हमारी क्लास को शुरू करता हूं कि हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो स्लो इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हमारी क्लास को आज शुरू करते हैं। तो मैं हूं विक्रम पुरोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा क्लासेज। तो देखिए साथियों, पहले बात कर दूं लैब असिस्टेंट 2023, लैब असिस्टेंट 2023 में जो आने वाली वैकेंसी है ना साथियों, उसमें देखो बायोलॉजी का सिलेबस काफ़ी विस्तृत दिया हुआ है और उसमें आपका पहला टॉपिक है सेल। सेल, उसके संरचना एवं कार्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। उसके बाद अगला चैप्टर रहेगा हमारा जैव अणु, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इन तीनों टॉपिकों से मिलाकर कहीं ना कहीं मैं बता दूं, आपके लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी के अंतर्गत 30 में से जो 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं ना साथियों, उसमें से मैं बता दूं आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 101% आएंगे, ये मेरा दावा है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन देख लेना, ये क्वेश्चन तो यहाँ से पुटअप होंगे ही होंगे। तो चलो साथियों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपकी क्लास को शुरू करता हूं। देखिए, जीव विज्ञान जीवित जीवों का अध्ययन है। उनके स्वरूपों एवं आकृतियों का विस्तृत विवरण ही सहज उनकी विविधता को प्रस्तुत करता है। कोशिका सिद्धांत या परिकल्पना इस विधि के स्वरूपों में निहित एकत्व को इंगित करती है, अर्थात जीवन के सभी स्वरूपों में कोशिकीय संगठन बनाता है। इस खंड में दिए गए अध्यायों के अंतर्गत कोशिका संरचना विखंडन द्वारा कोशिका की वृद्धि का एक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही कोशिका सिद्धांत जीवन प्रत्याभासों अर्थात शरीर विज्ञान एवं व्यवहारिक प्रक्रमों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। ये रहस्य जीवित प्रतिभासों के कोशिकीय संगठन की अक्षतता यानी अखंडता की आवश्यकता थी, जिसे प्रदर्शित और अवलोकित किया गया। शरीर विज्ञान एवं व्यवहारिक प्रक्रमों को समझने और अध्ययन करने के लिए कोई भी व्यक्ति को भौतिक और रासायनिक उपागम अपनाना है एवं परिक्षेप हेतु कोशिका मुक्त प्रणाली इस्तेमाल करना पड़ता है। ये उपागम हमें आणविक भाषा में विभिन्न प्रक्रमों को वर्णित करने के योग्य बनाता है। ये उपागम जीवित ऊतकों में तत्वों तथा यौगिकों के विश्लेषण का द्वारा स्थापित होता है। इससे हमें पता लगता है पाए गए जैविक में किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक उपस्थित है। अगले चरण में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर ये यौगिक क्या कर रहे हैं और किस प्रकार ये संपूर्ण शरीर विज्ञान प्रक्रम जैसे कि पाचन है, उत्सर्जन है, स्परण है, सुरक्षा है, पहचान है आदि करते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, समस्त शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों का अणु आधार है क्या है। ये किसी बीमारी के दौरान प्रकट असामान्य प्रक्रमों को भी स्पष्ट कर सकता है। जीवित जैविकों के भौतिक रासायनिक उपागमों को समझने के एवं अध्ययन की प्रक्रिया न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहलाती है। यहाँ पर जीव विज्ञान को समझने के लिए भौतिक और रसायन शास्त्र की तकनीकों का एवं परिकल्पना का उपयोग करते इस खंड यानी अध्याय 9 में जैव अणुओं का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है। चलो साथियों, इसी हम प्रस्तावना के साथ हमारा आज का टॉपिक है कोशिका। यहाँ से आज का टॉपिक शुरू होता है। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं टॉपिक हमारा। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा
देखिए साथियों, ये टॉपिक था। उससे पहले साथियों, हमारी एनसीईआरटी में एक महान वैज्ञानिक जीएन रामाचंद्रन के बारे में बताया गया है, तो वो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। साथियों बता दूं, आप समझोगे कि यहाँ से ये क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। जी हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार नीट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स रचना होती है ना जो प्रोटीन की, वो संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये इसका उत्तर था रामाचंद्रन द्वारा, जीएन रामाचंद्रन द्वारा। तो ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए साथियों, कहीं रिस्क न रहे। जीएन रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे तथा मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक थे। ये याद रखना, सन 1954 में नेसर में प्रकाशित कोलेजन की तिहरी कुंडली संरचना की खोज और रामाचंद्रन प्लांट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक में विश्लेषण में संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की। क्वेश्चन आया था एक बार नीट में, रामाचंद्रन प्लांट किससे संबंधित है? तो ये था प्रोटीन संरचना से। ध्यान रखिए साथियों, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठने पर ये पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया। अरे भाई साहब, हमने एनसीईआरटी तो सही तरीके से पढ़ी नहीं और हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपका जन्म 8 अक्टूबर 1942 को दक्षिण भारत के समुद्री तट क्षेत्र में कोसी के निकट एक गांव में हुआ था। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामाचंद्र की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त की। जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, जब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे ना, तब आपकी मुलाकात लाइनस पॉवलिंग से हुई थी और ये उनके अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स संरचना के मॉडल को प्रकाशित कार्य में बहुत प्रभावित थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल कर की ओर अपना ध्यान खींचा था। आप 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए थे। ठीक है साथियों, ये था जीएन रामाचंद्रन के बारे में, जिन्होंने प्रोटीन की संरचना के बारे में कुछ बताया हमें। और रामाचंद्रन प्लांट ये प्रोटीन से संबंधित है। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीड्स प्लेटिड्स के बारे में इन्होंने हमें बताया, तो याद रखिएगा, ये हैं जीएन रामाचंद्रन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ से हमारा अगला जो सेल वाला चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। तो साथियों देखिए, सेल वाले चैप्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे सेल वाला चैप्टर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। तो देखिए साथियों, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप समझते चलिए ताकि आपका सिलेक्शन काफ़ी बेहतरीन ढंग से हो सके। देखिए शुरू करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई। जब आप अपने चारों ओर तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों आपको नजर आते हैं। साथियों, एनसीईआरटी कहती हैं कि आप सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे प्राप्त करोगे। सभी जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं, यही है इसका मुख्य अंतर। और निर्जीवों में कोशिका संरचना नहीं होती। कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जबकि कुछ जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव आपको पता ही होंगे, जैसे अमीबा हैं, तो अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। और उसके बाद आपको यदि बता दूं बहुकोशिकीय जीव, तो हम बहुकोशिकीय जीव हैं। तो देखिए कोशिका क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व यापन और जीवन के सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं कौन? कोशिकीय जीवधारी साथियों। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं होता। कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। साथियों ध्यान दीजिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, बता दूं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन भी उन्होंने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बाद में केंद्र की खोज की और सूक्ष्मदर्शी की खोज के, और उसके बाद सुधारों में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हुई तो कोशिका की विस्तृत संरचना का
अध्ययन संभव हो सका साथियों। इसके बाद अगले पेज पर हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे। देखिए कोशिका क्या है, पहले तो हम जानेंगे कि कोशिका है क्या आखिर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। उसके बाद कोशिका का समग्र अध्ययन करेंगे साथियों। उसके साथ साथ हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और उन कोशिकांगों का क्या क्या कार्य है और उनकी संरचना कैसी है आखिरकार। ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं साथियों। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे इस टॉपिक को थोड़ी सी गति प्रदान करते हैं साथियों। देखो पहले हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे सेल थ्योरी। बता दूं साथियों, सेल थ्योरी है ना, वो प्रतिपादित की थी मैथियाज स्लाइडन और थियोडर स्वान ने। आपको पहले तो याद रखना है कि सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की, तो आपको याद रखना है मैथियाज स्लाइडन और थियोडर स्वान ने ये सेल थ्योरी है ना साथियों, ये प्रतिपादित की थी। कब? 1838 में। उसके बाद आप पूछोगे कि साथियों मैथियाज स्लाइडन कौन थे, तो ये एक जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे जर्मनी के। इन्होंने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया। अब देखो भाई साहब, जो वनस्पति वैज्ञानिक होगा ना, वो तो पौधों पर ही अध्ययन करेगा, पशुओं पर अध्ययन करने से तो रहा। उसके बाद जब 1839 की बात है, एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक आए, थियोडर स्वान। उन्होंने जंतु कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बता दिया भाई साहब कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली झिल्ली मिलती है। अब आप कहोगे कि साथियों इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी कि कोशिका की खोज नहीं हो। कोशिका की खोज होने के बाद हमें जानना था कि कोशिका में आखिर है क्या, तो ये चीज बहुत बड़ी थी। लेकिन अब तो हमें पता है कि कोशिका के बाद जीव द्रव्य झिल्ली होती है। इन वैज्ञानिकों ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, ये भी बता दिया। किसने? मैथियाज स्लाइडन ने। अब मैथियाज स्लाइडन को पादप कोशिकाओं के बारे में बताता जा रहा है, और थियोडर स्वान है वो भाई साहब हमारे जंतु कोशिकाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी प्रतिपादित कर ली, और उनका एक ही वाक्य था, ये वाक्य याद रखना, बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर है ना, वो कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। ये चीज़ तो आपको भी पता है, लेकिन ये चीज़ बताई थी हमको सबसे पहले मैथियाज स्लाइडन और थियोडर स्वान ने। कब? 1838-39 में, या फिर एक ही डेट बतानी हो तो 1838 में आपको बताना होगा। उसके बाद स्लाइडन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा, ध्यान दीजिएगा, कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने ये तो बता दिया कि भाई साहब कोशिका है और उनके उत्पाद से ही जीवों का निर्माण हुआ है, लेकिन ये बताने में असक्षम रह गए भाई साहब कि कोशिका है ना, नई कोशिका वो निर्मित कैसे होती है। तो हमारे एक अन्य वैज्ञानिक है जो महान वैज्ञानिकों में से एक थे, रुडोल्फ विर्चो। 1855 में इन्होंने एक बात की, एक वाक्य बोल दिया जो काफ़ी फेमस हो गया उनका वाक्य, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। ये था उनका वाक्य। देसी भाषा में कहें तो देखो, जो नई कोशिका है ना, उनका निर्माण भाई साहब पूर्ववर्ती पहले स्थित कोशिकाओं से हुआ है। ये थे हमारे रुडोल्फ विर्चो, जब 1855 में अपने मधुर कंठ से एक वाक्य बोलते हैं, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। तो इस वाक्य के द्वारा हमारा एक नया टॉपिक उत्पन्न हो जाता है, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे साथियों। और इस तिरंगा क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको लैब असिस्टेंट 2023 की इतनी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी कि आप यकीन नहीं करोगे, आप बड़ी बड़ी फीसें देकर भी इतनी शानदार तैयारी नहीं करवा सकते साथियों। एनसीईआरटी के एक एक लाइन, बायोलॉजी के लिए बारे में बात की जाए, फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूला आपके सामने, एक एक थ्योरी का टॉपिक है, या फिर आपको गए एक एक न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के लिए एक एक रिएक्शन आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। और जब आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दोगे तो आपको वास्तव में यकीनन पता चल जाएगा कि क्या तैयारी करवाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इन्होंने स्लाइडन और स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी,
आधुनिक कोशिका सिद्धांत या नया कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको बता देना है साथियों कि रुडोल्फ विर्चो साहब ने 1855 में ये प्रतिपादित कर दिया था। और इन्होंने एक वाक्य तो उनके द्वारा बोला गया था जो मैथियास स्लाइडन और थियोडर स्वान ने बोला था, और एक अन्य वाक्य भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। क्या दो उनके वाक्य थे? देखिए कि सभी जीव कोशिका और कोशिकीय उत्पादों से बने। पहला वाक्य तो ये बोल दिया भाई साहब ने। और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित है, यही वाक्य इनका है। पिछला वाक्य तो हमारे मैथियास स्लाइडन और थियोडर स्वान बता के चले गए थे। अब हम पढ़ते हैं, ये थी हमारी सेल थ्योरी। तो आपको इनमें से क्या क्या याद रखना है, मैं यहाँ पर साइड में आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर साइड में आप देख लीजिए कि आपको याद कर क्या क्या रखना है आखिर। तो देखिए आपको कोशिका सिद्धांत में क्या क्या याद रखना है। कोशिका सिद्धांत, देखिए साथियों सेल थ्योरी में आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी प्रतिपादित किसने की? तो आपको याद रखना है मैथियास स्लाइडन प्लस थियोडर स्वान। उसके बाद ये भी याद रखना है कि देखो वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? तो आपको याद रखना पड़ेगा वनस्पति वैज्ञानिक मैथी से याद रखना। मैथी पादप जगत के अंतर्गत आती है, तो मैथी से याद रखना मैथियास स्लाइडन, ये थे भाई साहब आपके वनस्पति वैज्ञानिक। और थियोडर स्वान, आपने साथियों सुना होगा स्वान कोशिकाएं। तो स्वान कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, तो स्वान कोशिकाओं से आपको याद रखना है थियोडर स्वान, ये थे जंतु वैज्ञानिक। और इन दोनों ने मिलकर 1838 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किए। यही बात आपको याद रखनी है। और उन्होंने बताया प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना है। यही उनकी लाइन थी, जो आपको याद तो है लेकिन ये उनकी लाइन थी, ये याद रखना है बस। उसके बाद आपको याद रखना है कोशिका सिद्धांत के बारे में कि नवीनतम कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको बताना है 1855 में किसने? रुडोल्फ विर्चो साहब ने। और उन्होंने एक लाइन बोली थी जो याद रखना, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। ये आपको लैब असिस्टेंट 2023 के अंतर्गत कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं कि ओमनियस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था ये वाक्य? तो आपको याद रखना रुडोल्फ विर्चो। या फिर आपको कह दे कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित है, ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो भी आपका उत्तर होगा रुडोल्फ विर्चो। कब बताया? तो आपको बताना है 1855 में। ये थी हमारी कोशिका सिद्धांत के बारे में परिचर्चा। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन देख लेते हैं। आरंभ में आप प्याज की छिलके और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके होंगे। साथियों कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो बन जाइए 2023 में लैब असिस्टेंट, और फिर हो जाइए कहीं स्कूल में ज्वाइन, या फिर कॉलेज में, या फिर फॉरेंसिक लैब में, कहीं ना कहीं, या फिर कृषि विभाग में। वहाँ पर आप इस प्रकार के प्रयोग जो आपके साथ बच्चे उपस्थित हैं उनको करवाइए। आपको कितने बेहतरीन आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन यदि आपने प्रयोग कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। उनकी संरचना का स्मरण करें। और प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका, प्याज की कोशिका क्या है साथियों? पादप कोशिका। और मनुष्य की गाल की कोशिका जंतु कोशिका। अब देखो इसके बारे में पढ़ते, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। क्योंकि कोशिका संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकली है, किसमें? मनुष्य में। जो हमें पता है कि जंतु कोशिकाओं में तो कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति तो उपस्थित होती नहीं है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। भाई साहब केंद्रक तो जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका हो, कोई भी हो, क्योंकि ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तो केंद्रक पाया जाना अनिवार्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसको केंद्रक न कह के केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप देखना बायोलॉजी आपकी कितनी बेहतरीन हो जाती है। लैब असिस्टेंट तो क्या, नीट एग्जाम हो गया, सेकेंड ग्रेड एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना। यदि बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो राजस्थान में
किसी से भी नहीं होगा साथियों। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होते जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होते हैं उन्हें यूकेरियोटिक कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक है उनको तो हम कह देंगे यूकेरियोटिक कोशिकाएं, और जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता साथियों उन्हें कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए अर्धतरल यानी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स अर्धतरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये तो साथियों भले ही प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकेरियोटिक कोशिका, दोनों में ही कोशिका द्रव्य तो मिलना अनिवार्य है। देखिए साथियों, ये कोशिका द्रव्य तो दोनों सेल्स में मिलेगा, और दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। पादप और जंतु कोशिका क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य तो मिलना जरूरी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल है। हाँ बिल्कुल, कोशिका की जो प्रोसेस होती है वो तो कोशिका द्रव्य में अधिकांश प्रोसेस होती है। हम पढ़ेंगे आगे ग्लाइकोलाइसिस जो हमारे रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट है, वहां पर देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रोसेस हमारे कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। साथियों में एक आपको राज वाली बात बता दूं कि यूकेरियोटिक कोशिका एक ही लाइन याद रखनी है। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और मैंने उन्हें कंफ्यूज होते हुए देखा है। छोटी सी चीज़ होती है लेकिन उसको कंफ्यूज करके रखती है बच्चों को कि देखो यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो देखो बता दूं कि यूकेरियोटिक कोशिका होती है ना, उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। बस एक ही लाइन याद रखनी है, यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते, कोशिकांग पाए जाते। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना हमारी, जो पहले बन चुकी थी, वहां पर तो भाई साहब झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा और नहीं पाया जाएगा। लेकिन बता दूं, यदि कोई झिल्ली रहित कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जा सकता है, यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाया जा सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यदि कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग है तो वो केवल यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाया जाएगा, यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछोगे कि साथियों झिल्ली युक्त कोशिकांग है कौन से आखिरकार? तो हम इस चैप्टर में यही तो पढ़ेंगे कि कौन सा झिल्ली युक्त कोशिकांग है, अरे कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग है, कौन सा द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन सा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, आखिरकार उन कोशिकांगों का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत धीरे धीरे स्टडी करेंगे। देखिए साथियों, जैसे और इसी वीडियो में आपको इस चैप्टर का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और सेल वाला जो टॉपिक है वो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथियों एक और बात बता दूं, आप कहोगे कि अन्य कोचिंगों में बहुत मैटर पढ़ाया जा रहा है जो एनसीईआरटी से बाहर है। हाँ पढ़ाया जा रहा होगा। इस संसार में इतनी चीज़ें हैं कि आप कितना भी पढ़ लो कम ही पड़ेगी। यदि आपको लैब असिस्टेंट या कोई भी अच्छी नौकरी लेनी है, सिर्फ नौकरी ही लेनी है, आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, तो आप ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए और उन्हीं पर ध्यान दीजिए। आप अच्छी रैंक के साथ निकलोगे। और जो कोचिंगों के नोट्स हैं और बड़े बड़े नोट्स और उनमें उनके अंदर के दी हुई जटिल बातें जो हमें समझ में नहीं आती हैं, उनमें उलझ कर रह जाते हैं, वो वैज्ञानिक तो बनने से रहे न तो उनका सिलेक्शन होता है, न इतने अच्छे नंबर आते हैं और न क्वालिफाई हो पाते हैं। 40% भी उनके नंबर नहीं आते सब्जेक्ट के अंतर्गत, और जीके में भी 40% नहीं आते। इसलिए मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, आप ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें और वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा वादा है। मैंने भी सिलेक्शन लिया है एनसीईआरटी पढ़ के, और आप भी सिलेक्शन लेगो एनसीईआरटी पढ़ के। ठीक है, देखो हम पढ़ते हैं अंत्यप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश शब्द है, हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं हम सूत्रकणिका। फिर है माइक्रोबॉडी, सूक्ष्म काय। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी सम्मिश्रण। फिर है लयन काय, लाइसोसोम्स। एक और बात बता दूं साथियों, सभी चीज़ों को हिंदी में याद न करें, क्योंकि ये हिंदी के शब्द है ना थोड़े से कठिन है साथियों, इसलिए आप कहीं कहीं याद भी रखें। जैसे गोल्जी सम्मिश्रण, इसको गोल्जी बॉडी याद रख लो बस। लयन काय, लाइसोसोम्स। ठीक है, रसधानी,
और उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली रहित कोशिकांगों का अभाव होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली रहित कोशिकांगों का अभाव होता है, जबकि ये सब झिल्ली युक्त जो कोशिकांग आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सब यूकैरियोटिक कोशिका के भाग है साथियों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो 4 पेज हमने पढ़ लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें 19 पेज पढ़ने, और 19 पेज पढ़ने के साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 पेज पढ़ लिए, 5वें पेज पर चलते हैं साथियों। देख लीजिए 5वां पेज जो हमें क्या ज्ञान देता है, आप देखो तो सही। देखो आपके सामने कुछ कोशिकाएं नजर आ रही होगी, ध्यान से देखिए इन कोशिकाओं को, बड़े ध्यान से देखिएगा इन कोशिकाओं को। पहली तो है आरबीसी, आरबीसी दी हुई है आपको, दूसरी ये डब्ल्यूबीसी है, और तीसरी आपको दी गई है स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं, और चौथी है ये न्यूरॉन, न्यूरॉन दी हुई है आपको। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये है वाहिनिका, क्या है वाहिका नहीं है साथियों, वाहिनिका है, जो हम प्लांट एनाटॉमी के बारे में जब पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे इसका। उसके बाद ये मध्योत की कोशिका है, ये भी प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस चित्र को एनसीईआरटी के द्वारा हमें क्यों बताया गया है? एनसीईआरटी हमें ये कहना चाहती है कि कोशिकाओं का आकार कोई निश्चित नहीं है, कोशिका अलग अलग आकार की होती हैं। देखो आरबीसी कोशिका का कार्य होता है संवचन, है ना, संवचन के अंतर्गत जो ऑक्सीजन होती है उसका परिवहन करने के लिए आरबीसी का कार्य होता है। तो आरबीसी इस प्रकार की हो गई कि उसका परिवहन आसानी से हो जाए। आरबीसी का आकार होता है गोल हो सकता है या तो, या फिर द्विअवतली। अब गोल तो हमेशा होता है, लेकिन द्विअवतली किसी भी विशेष परिस्थिति में होता है। अब वो कौन सी विशेष परिस्थिति है उसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको कम से कम इतना तो याद रखना है कि आरबीसी या तो गोल होगी या फिर द्विअवतली होगी। उसके बाद देखो श्वेत रुधिर कोशिका है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती है और इनके कई आकार आपको नजर आ रहे होंगे, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। जो अमीबीकृत, अमीबीकृत का मतलब इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ये हैं डब्ल्यूबीसी। अब इसके बारे में भी हम जब मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो इनकी विस्तार से अध्ययन किया जाएगा, लेकिन कोशिका का चैप्टर है उसमें इसका ऊपरी ज्ञान थोड़ा सा लिया जाए। आपको कम से कम यह तो पता चल गया होगा कि भाई साहब जो श्वेत रुधिर कोशिका है डब्ल्यूबीसी होती है उनका आकार कैसा होता है, अमीबीकृत, आपको इतना तो याद रहा। अब स्तंभाकार उपकला कोशिका है, अब स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं ये हैं, ये लंबी और संकरी होती हैं, और हमारी जो कहीं भी यदि कोटिंग करनी है ना साथियों, किसी भी पार्ट की कोटिंग करनी है तो वहाँ पर स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। खासकर मैं बता दूं हमारी जो आहार नाल है ना उसकी बाहर की कोटिंग होती है, वहाँ पर स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती है, जो मानव पाचन तंत्र में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी का एक बेहतरीन टॉपिक दिया हुआ है अध्याय नंबर 7वां, वहाँ पर हमें उत्तकों के बारे में दिया गया है। भले ही वो टॉपिक साथियों आपके लैब असिस्टेंट में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वहीं से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वहाँ भी हम पढ़ेंगे वो भी टॉपिक। अब ये तंत्रिका कोशिका है जो शाखित और लंबी है, जिसे न्यूरॉन सेल्स कहते हैं हम। देखिए इसके ये डेंड्रॉन्स है, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये है वाहिनीकृत दीर्घित कोशिका है, ये हमारे प्लांट में पाई जाती है। ये मध्योत्तकी कोशिकाएं हैं, ये मध्य उत्तक में पाई जाती है, पादपों के मध्य उत्तक में। ये थी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के आकार और उनका चित्र। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में बारे में कुछ जनरल नॉलेज ले लेते हैं साथियों। देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम्स मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बेहतरीन लाइट लिखी हुई है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है ना साथियों, ये दोनों कोशिकाएं में झिल्ली रहित अंगक जैसे राइबोसोम्स है ना वो मिलता है, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम्स मिलता है। देखो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो साथियों, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाया जाने वाला राइबोसोम्स अलग अलग प्रकार का होगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना बता दूं कि ये राइबोसोम्स है वो झिल्ली रहित कोशिकांग है। कैसा? झिल्ली
रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। अब ये झिल्ली रहित कोशिकांग है तो आप मेरे को जल्दी से बताइए कि झिल्ली रहित कोशिकांग है तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाएगा या नहीं? बिल्कुल पाया जाएगा। तो ध्यान रखिए ये देखिए साथियों, कोशिका के भीतर राइबोसोम्स केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों यानी हरित लवक जो प्लांट में पाए जाते हैं और सूत्र कणिकाओं में वो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर भी मिलते हैं। साथियों बता दूं, जो ये राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स पहले तो कोशिका द्रव्य में तो पाया ही जाता है। पहला तो है कोशिका कोशिका द्रव्य और उसके साथ साथ ये पाए जाते हैं हरित लवक में, और हरित लवक के साथ साथ ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में इसके साथ साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना साथियों, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका उसके ऊपर भी पाई जाती है, जिसके कारण ये खुरदरी हो जाती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका है ना, दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। अब अंतर्द्रव्यीय जालिका खुरदरी किस प्रकार हो गई? क्योंकि उस पर राइबोसोम्स कण के रूप में पाए जाते और राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में, तो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका का कार्य भी फंक्शन भी प्रोटीन संश्लेषण में हो जाएगा साथियों। तो ये था राइबोसोम्स का कार्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है हमें, अगली लाइन, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक जैसे अन्य अंग भी मिलते हैं जो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। काफ़ी मोस्ट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ध्यान दीजिए साथियों कि जंतु कोशिका में ये लाइन क्या कह रही है हमें, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक पाया जाता है। पहली बात तो तारक काय केंद्र किस में पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में। दूसरा, ये किस प्रकार का कोशिकांग है? तो ये झिल्ली रहित है और ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। इसका कार्य है कोशिका विभाजन। और बता दूं कि कोशिका है ना साथियों, कोशिका माप, आकार वो कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। कोशिकाएं माप, आकार और कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। पहले ही मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये हैं कोशिकाओं की कुछ इमेजेज जो आपको पहले ही बता दी थी कि ये कोशिकाएं देखो कार्य और आकार में काफ़ी अलग अलग है। इनका आकार देखिए आप, काफ़ी अलग अलग आपको नजर आ रहा था। एनसीईआरटी की लाइन यही हमें कह रही है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उदाहरण दिया है कि सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा, और जिसका आकार एनसीईआरटी में बताया गया है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया कोशिका है ना, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, तो उसको बैक्टीरिया कह दो या बैक्टीरिया कोशिका कह दो, एक ही बात है। वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। कौन? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बहुकोशिकीय जीवधारियों में जो मनुष्य की आरबीसी होती है ना, मनुष्य की आरबीसी, उसका आकार, उसका जो डायामीटर व्यास होता है ना वो 7.0 माइक्रोमीटर होता है, यानी 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है चतुर्मुख अंडा, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ये बिंबाकार, बहुभुजी और स्तंभी घनाकार और धागे की तरह होती है।
असमितीकृत प्रकार की होती है। कोशिकाओं का रूप में उनके कार्यों के अनुसार भिन्नता नजर आती है साथियों। यह बताया गया है कि देखिए सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग के अंडे के समान है, यानी चतुर्मुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव की आरबीसी का व्यास कितना होता है? मानव की आरबीसी का व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की कोशिका है उसका आकार होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर, जबकि माइकोप्लाज्मा का आकार होता है 0.3 माइक्रोमीटर। साथ ही साथ बता दूं कि जो हमारा वायरस है ना साथियों, वायरस का आकार इस माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, लेकिन वायरस को हम सबसे छोटी कोशिका नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वायरस है वो कोशिका है ही नहीं, वो जीव है ही नहीं, इसके कारण सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। लेकिन वायरस माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बता दूं अब हम परिचर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम अब विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आपकी स्क्रीन के बाएं तरफ एक इमेजेज नजर आ रही होगी, उसको ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा साथियों। पहले तो आप इस विषाणु यानी वायरस की आकार की कोटि देखिए। आप किस आकार का है ये वायरस? 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, इतना छोटा होता है वायरस। और पीछे हमने पढ़ा यहां पर कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा है वो 0.3 माइक्रोमीटर है और वायरस है वो 0.02 से 2 माइक्रोमीटर होता है। इसका मतलब ये माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है। लेकिन साथियों एक और बात, एनसीईआरटी में यहाँ करप्शन है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले पेज पर हमने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा उसका आकार आपको दिया हुआ है 0.2 माइक्रोमीटर। यहाँ पर आपको पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका आकार लगभग आपको 0.2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। हालांकि आपके स्तर पर पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा दोनों को एक ही चीज मानना है। ग्रेजुएशन लेवल में इनका अर्थ थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन आपको लैब असिस्टेंट 2023 के लिए 12th लेवल की भर्ती है और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा दोनों का अर्थ एक ही है और उसका आकार एनसीईआरटी में 0.2 दिया हुआ है एक जगह, और एक जगह आपको 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया है उसका आकार आपको दिया हुआ है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है जो हमारा बैक्टीरिया है उसका आकार है 3 से 5 माइक्रोमीटर। उसके साथ साथ याद रखना है कि आरबीसी का जो व्यास है ना, आरबीसी का डायामीटर, वो आपको 0.7 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा, एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। तो देखिए आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कुछ चीज़ें। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी? बता दूं, जीवाणु है। उसके साथ साथ जो नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी। साथियों इसके पीछे शब्द तो लगा हुआ है शैवाल एल्गी, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये शैवाल हैं, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उसको शैवाल जगत के अंतर्गत न पढ़कर हम जीवाणु में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज होता है, लेकिन आज से आप याद रखना। हमारा चैप्टर है 11th क्लास का दूसरा चैप्टर है जिसमें हम पंच जगत पद्धति पढ़ेंगे, और उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करती है जिसके कारण इसको एल्गी कहते हैं। लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जिसके कारण इसको हम मोनेरा जगत के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है साथियों। उसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा ये भी एक मोनेरा जगत का जीव है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें
झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है साथियों। और यहाँ पर दिया हुआ है प्लूरोनिमोनिया समजीव PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी माइकोप्लाज्मा ही समझ लो आप, या फिर ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं, और इनमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटे होते। ध्यान दीजिए साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो जीव हैं वो सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका से छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीव एक कोशिकीय ही है, सभी जीव एक कोशिकीय हैं। जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो जीव एक कोशिकीय हैं। इसका मतलब उस जीव का आकार कह दो या फिर कोशिका का आकार, बात तो एक ही हो गई, क्योंकि उसमें एक ही कोशिका है। उस कोशिका का आकार यूकैरियोटिक कोशिका से छोटा होता है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार यूकैरियोटिक आकार से छोटा होता है, जो आपको नजर आ रहा है। देखिए, जो RBC सेल्स हैं हमारी, उसका व्यास है 0.7 माइक्रोमीटर, जबकि यहाँ पर देखिए आप जीवाणु का और PPLO का कितना छोटा है उसकी कंपैरिजन में। उसके बाद देखिए, और काफ़ी तेजी से विभाजित होती है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका काफ़ी तेजी से विभाजित होती है। बैक्टीरियल संक्रमण में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कितनी तेज गति से संक्रमण करते हैं, क्योंकि वो तेज गति से डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। देखो, बैक्टीरिया भी आकार में कई प्रकार के होते हैं। देखो आपने अब पिछली बार सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोमा का आकार के बैक्टीरिया होते हैं उसका आकार किस प्रकार का होता है, उसको क्या कहते हैं, सॉरी, कोमा आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो उसको विब्रियो या विब्रो ऑप्शन था, वो टिक करना था। देखो, सर्पिलाकार है तो स्पाइलर कहेंगे, यदि दंडाकार है तो उसे बेसिलस कहेंगे। और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो दंडाकार होता है, इसलिए उसके आगे बेसिलस लगा। और ये गोलाकार को कोकस कहते हैं, और कोषाकार या जो कोमाकार होते हैं, कोमाकार उसे विब्रियो कहते हैं, और सर्पिलाकार है वो स्पाइलर। इस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। धीरे धीरे, एक साथ कभी भी ज्ञान नहीं लिया जाता, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए। तो आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए और हमारे चैनल से हमेशा आप जुड़े रहिए जब तक लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम न हो जाए। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी तैयारी इतनी शानदार हो जाएगी कि कोचिंगों में पढ़ने वाले बच्चों को तो आप यूं ही पीछे छोड़ दोगे, और अच्छी मेरिट के साथ आप लैब असिस्टेंट सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है। और बहुत ही कम समय में। मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नताओं के बावजूद एक से सा होता है। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मूलभूत संगठन आकार और कार्य में विभिन्नताओं के बावजूद भी एक होता है। इस लाइन का मतलब है कि इनका आकार और मूलभूत संगठन कार्य में भिन्नता के बावजूद भी एक सा होता है। इनके कार्य भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन इनका मूलभूत संगठन मतलब किसी में भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। सभी में जो केंद्रक है वो बिखरा हुआ होगा और स्पष्ट नहीं होगा। इस प्रकार इस लाइन का मतलब ये होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। ये काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, आप फंस जाओगे कूट वाले क्वेश्चनों में। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहले तो बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के अंतर्गत पाई जाती है, और मोनेरा जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप समझ रहे होंगे कि केवल पादपों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती? नहीं साहब, नहीं। पादपों के साथ साथ आपको बता दो, कवक के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की होती है। उसके साथ साथ जो मोनेरा जगत है वहाँ पर भी कोशिका भित्ति होती है, और उसके साथ साथ प्रोटिस्टा जगत है, उसमें भी कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनके बारे में हम पंच जगत पद्धति पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बता दूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, और वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स और पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स और पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती, जो कोशिका झिल्ली को घेरे होती है। साथियों, यहाँ पर आप से नहीं को लिख देना, क्योंकि ये कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। कोशिका झिल्ली को घिरे होती है केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोप्लाज्मा का आकार आपको पता है कि छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, जिसके कारण इसका आकार थोड़ा सा कम होता है अन्य जीवाणुओं की तुलना में। तो ये भी याद रखना कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति है या नहीं, तो आपको बताना नहीं है साहब, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत है, ये सबसे छोटा जीव है, इसमें ये एक कोशिकीय जीव है। इसका मतलब ये कि मोनेरा जगत में माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी है। और कोशिका
में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है ना, वो एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। ये तो अधिकांश हर कोशिकाओं में ही होता है। इससे कोई स्पष्ट विभेदित केंद्र नहीं पाया जाता। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट विभेदित केंद्र नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसमें पाया जाने वाला जो केंद्र है ना, हालांकि इसमें केंद्र तो होता ही नहीं है। इसमें जो इनका आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, डीएनए, वो जहाँ पर स्थित होता है उस जगह को हम केंद्र काभ कहते हैं। और वो पूरी कोशिका में बिखरा हुआ नहीं होता है, कहीं कहीं जगह पर इकट्ठा होता है, जिसके कारण उस जगह को हम केंद्र काभ कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक तो नहीं होता। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। मैंने बताया इसमें आनुवांशिक पदार्थ हैं वो कहीं एक जगह इकट्ठा होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई झिल्ली नहीं होगी, क्योंकि झिल्ली युक्त कोशिकांग तो भाई साहब प्रोकैरियोटिक कोशिका में हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जीनोम डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्री यानी गोलाकार डीएनए पाया जाता है। देखो जीनोम डीएनए है ना, जीनोम डीएनए तो वह डीएनए है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और उसके लक्षणों को भी व्यक्त करते हैं आनुवांशिकी के लिए। उसके साथ साथ साथियों एक और महत्वपूर्ण बात है, जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, जीवाणु, आगे हम पढ़ेंगे इकोलाई बैक्टीरिया होता है ना, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और उसमें एक एकल गुणसूत्र पाया जाता है, गोलाकार डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि देखो साथियों कि ये हमारे लिए कितना काम का है, प्लाज्मिड है वो कितना जरूरी है। हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इसका हम किस तरह से यूज लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि प्लाज्मिड एक वर्ताकार एकल गुणसूत्रीय गोलाकार डीएनए होता है। ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया था, इसी साल 2022 के अंतर्गत सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहते हो और साइंस वाले तो कह रहे थे सेकंड ग्रेड का पेपर इतना टफ आता है। अरे भाई साहब, एनसीईआरटी को यदि अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी एक सागर है, उसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी अच्छी तरीके से पढ़ोगे, जितना ही किसी टीचर की सहायता लेके पढ़ोगे, उतना आपका भला हो जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मिड जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वर्ताकार जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं और इन डीएनए वर्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं की विशिष्ट समलक्षणों को बताता है। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते। देखिए साथियों, ये भी हम पढ़ेंगे कि ये डीएनए है वो जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताता है। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वर्त जीवाणुओं का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। ये हायर लेवल का बता रहे हैं कि प्लाज्मिड है वो डीएनए वर्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिकों में पाई जाती है। अब देखो केंद्रक झिल्ली है वो किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिकों में नहीं, यूकेरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम्स के अलावा प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं उनमें यूकेरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते। राइबोसोम क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम्स में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। कोशिका झिल्ली तो नहीं कह सकते हम, झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या? झिल्ली नहीं पाई जाती। किसमें? राइबोसोम। इसके कारण ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी आपको पूछा जाए कि यूकेरियोटिक कोशिका का एक ऐसा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, ऑप्शन दिया जाए तो उसमें आपको राइबोसोम्स टिक करना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीजोसोम्स कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन के होते हैं। बता दूं इन लाइनों का अंतर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ विशिष्ट प्रकार के अंतर्विष्ट यानी अंतर्विष्ट मतलब पिंड मिलते हैं। इस प्रकार के पिंड मिलते हैं, लेकिन उसमें झिल्ली नहीं होती साथियों। इसी प्रकार के इस पिंड मिलेंगे जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए उपयोग में आने वाले कुछ पदार्थ है, जैसे फॉस्फोरस हैं या सल्फर हैं या प्रोटीन है। इस प्रकार के कुछ तत्व होंगे जो इकट्ठा होंगे, जिसको हम कहते हैं अंतर्विष्ट।
अंतर्विष्ट। और बता दूं इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये कुछ इस प्रकार से, ये कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली इस प्रकार सीधी न होकर इस प्रकार अंतर्वलन बनाती है, इस प्रकार अंतर्वलन बनाती है। और यहाँ पर इनके प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक पाए जाते हैं और इस स्थानों को हम कहते हैं मीजोजोम्स। क्या कहते हैं साथियों? मीजोजोम्स। ध्यान रखिए, पूछा गया था कि मीजोजोम्स का कार्य क्या है, तो आगे वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैंने संकेत तो दे दिया कि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसके साथ साथ अन्य भी काम है, श्वसन है, कुछ अन्य भी काम होंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। एक साथ तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना साथियों। तो मीजोजोम्स है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मीजोजोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो झिल्ली होती है उसके अंतर्वलन से बनते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम उसके बाद देखिए साथियों कि कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण देख लेते हैं। कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आवरण और इसके अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका, और खासकर प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जीवाणु कोशिका, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब मोनेरा जगत, मोनेरा जगत मतलब अधिकांश जीवाणु ही होते हैं। इनके कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधे 3 स्तरीय संरचना मिलती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हर लाइन से क्वेश्चन है भाई साहब, हर लाइन से। देखो पूछा गया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है या जीवाणु कोशिका है उसका कोशिका आवरण वो कितने स्तर का होता है, तो आपको बताना है 3 स्तर का। ठीक है, जिसमें बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रम से कोशिका भित्ति जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर ये तीनों परतें मिलकर एक सुरक्षा इकाई है। अब देखो तीनों परतें मिलकर एक सुरक्षा का कार्य करती है, सुरक्षा करेगी। बाहर की तरफ होगा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद अंदर की तरफ होगी कोशिका भित्ति, और उसके बाद बता दूं उसके अंदर होगी कोशिका झिल्ली। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका का बाह्य आवरण। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहारों के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और अन्य जो अभिरंजित नहीं होते उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट वालों को नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ठीक है साथियों, देखो कोशिका आवरण में विभिन्नता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ग्राम द्वारा अभिरंजित विधि है ना, जिससे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी आपको उदाहरण याद करने पड़ेंगे आगे, लेकिन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की जो विधि है वो किस पर आधारित है, वो बता दूं, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता और ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन के प्रति विभिन्न व्यवहारों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। ये ग्राम द्वारा जो अभिरंजन विधि है वो कोशिका आवरण में विभिन्नता पर निर्भर है। ठीक है साथियों, जो पॉजिटिव रिपोर्ट दे वो पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और जो नेगेटिव रिपोर्ट दे वो नेगेटिव। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए हमने 6 पेज पढ़ लिए हैं और अभी तो हमें 19 पेज पढ़ने हैं ताकि हमारा ये चैप्टर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा अगला पेज जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना और मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में ये ढीले आसंदित होती हैं जिसे कहते हैं अवपंक परत, स्लाइम लेयर। देखो साथियों, जो ग्लाइकोकैलिक्स है सबसे बाहरी परत,
सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं और संरचनाओं में मोटाई में भिन्न होती है। ये जीवाणु होते हैं ना, उनमें संरचना और मोटाई में भिन्न होती है। कौन? ग्लाइकोकैलिक्स, जो सबसे बाहरी परत है। कुछ में ये ढीली आसंदित होती है। देखो इनमें भिन्नता है, तो एक में तो ये ढीली आसंदित है, उसमें अवपंक परत कहते हैं। यदि ग्लाइकोकैलिक्स ढीली आसंद हैं तो उन्हें कहते हैं अवपंक परत, और दूसरे में ये मोटी और कठोर आवरण के रूप में है तो उसे कहते हैं कैप्सूल या संपुटिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको समझ में आनी चाहिए। देखो जीवाणुओं में जो बाहरी परत है ग्लाइकोकैलिक्स, वो यदि ढीली आसंदित है तो उसे कहेंगे अवपंक परत, और यदि कठोर और मोटी है तो उसे कहेंगे संपुटिका या कैप्सूल। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, चाहे वो प्लांट हो या जीवाणु। वो सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने और निपातित होने से बचाती है। ठीक है साथियों, ये तो समझ में आ ही गया होगा। जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णनात्मक होती है, चाहे जीवाणु की हो चाहे पादपों की हो, किसी भी कोशिका की कोशिका झिल्ली है वो तो वर्णनात्मक ही होगी, और इसके द्वारा कोशिका बाह्य आवरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। देखो साथियों, कोशिका झिल्ली है ना, वही सब डिसाइड करती है कि कोशिका के भीतर कौन सा पदार्थ आएगा और कौन सा पदार्थ जाएगा। कोशिका भित्ति और बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स के हाथ में नहीं है, वो कोशिका झिल्लिका में की प्रकृति पर निर्भर करती है। संरचना अनुसार ये झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका जैसी ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों में कौन सी ऐसी संरचना है जो एक समान है? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी आपसे पूछा जाए हरित लवक, और ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। आपका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ये आंसर। साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वीडियो को पॉज करके पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए इनमें से जो कोशिका झिल्ली है ना, वो इनकी समान होती है। राइबोसोम्स हालांकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम से भिन्न होता है। किस प्रकार भिन्न होता है, किस प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। 70 ऐसे हैं, 80 ऐसे हैं, किस प्रकार का राइबोसोम्स किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन कोशिका झिल्ली की संरचना दोनों में समान है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्लिका के कोशिका में फैलने से बनती है उनको मीजोसोम्स कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मीजोसोम्स क्या है साथियों। विशेष झिल्ली में संरचना है, विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलने से बनती है। ये अलग से कोई झिल्ली में संरचना नहीं है साथियों। जीवद्रव्य झिल्ली का है ना कोशिका झिल्ली, उसके कोशिका में फैलने से बनी है, न कि कोई अलग से। ये फैलाव पुट्टिका, नलिका और पटलिकाओं के रूप में होता है। देखो जो कोशिका झिल्ली है ना, उसका फैलाव या तो पुट्टिका के रूप में हो सकता है, या नलिका के रूप में हो सकता है, या पटलिका के रूप में हो सकता है। ये इनके रूप है अलग अलग, किस प्रकार से वो उसका फोल्डिंग हुई है। ये कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृतिकरण और इसके संतति कोशिकाओं में वितरण को सहायता देती है। किसके कार्य भाई साहब? मीजोसोम्स के। आप कह रहे थे मीजोसोम्स का क्या कार्य है, तो यही कार्य याद करने। आपको कहीं जगह कुछ लिखाया जाएगा, कहीं जगह कुछ लिखाया जाएगा, मीजोसोम्स के कार्य एक पूरा पेज लिखा दिया जाएगा, आप याद नहीं कर पाओगे। इससे तो अच्छा है कि एनसीईआरटी में जो शब्द दिया हुआ है वही याद कर लो, ऑप्शन में तो वही आने वाला है एग्जाम में। तो कोशिका भित्ति निर्माण, मीजोसोम्स का पहला कार्य जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन, कोशिका भित्ति का निर्माण है। उसके बाद डीएनए प्रतिकृतिकरण यानी डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद जो संतति कोशिकाओं में वितरण को सहायता देता है। जो संतति कोशिका है, देखो बैक्टीरिया की एक कोशिका है, ये बैक्टीरिया की एक कोशिका है, वो धीरे धीरे डिवाइडेड होकर दो कोशिकाएं बनाएगी, तो उसका निर्धारण भी कौन करेगा? मीजोसोम्स। और रिप्रोडक्शन श्वसन में स्रावी प्रक्रिया यानी श्रावण में जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायक है। देखो ये फोल्डिंग हो रही है, इसके कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, जिसके कारण इसकी एंजाइम्स जो रिएक्शन होती है उसके लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण एंजाइम्स की प्रक्रिया बहुत तेज गति से होगी साथियों। और कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे, कुछ प्रोकैरियोटिक कौन से? कुछ प्रोकैरियोटिक
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नील हरित जीवाणु ब्लू ग्रीन एल्गी के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसमें वर्णक की लवक, मैंने पहले ही बता दिया, वर्णक की लवक पाए जाते हैं जिन्हें वर्णक कहते हैं। मीजोजोम्स का कार्य सुन लीजिए पहले से फटाफट। कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा, डीएनए प्रतिकृतिकरण करेगा, यदि संतति कोशिका बननी है तो उनके किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा वो करेगा, फिर श्वसन है, फिर स्रावी क्रियाएं हैं, उसके बाद यदि एंजाइम्स रिएक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए पृष्ठ क्षेत्रफल भी प्रदान तो कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं साथियों जो हमारा प्रकाश संश्लेषण करती हैं, केवल पादपी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी काफ़ी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिसको हम प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें पढ़ेंगे कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण करती है साथियों। तो इनमें क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उनमें ये मीजोजोम्स वर्णक की लवक, अब वो हरित लवक भी हो सकता है, वो अन्य प्रकार का वर्णक भी हो सकता है, उनका स्टोरेज कौन करेगा, मीजोजोम्स। ये हैं कुछ मीजोजोम्स के कार्य साथियों। अब देख लेते हैं आगे कि जीवाणु कोशिका चलायमान होती है, यानी गतिशील होती है, या फिर अचलायमान भी होती है। देखो, जीवाणु कोशिका चलायमान भी होती है और अचलायमान भी होती है, वो डिपेंड करता है कि वो जीवाणु कोशिका कौन सी है। अब यहाँ कहने का मतलब जीवाणु कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब अधिकांश मोनेरा जगत, ये आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर भी यदि जीवाणु लिखा हुआ है ना, जीवाणु, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जा रही, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मोनेरा जगत के लक्षण भी हमें बताए जा रहे हैं साथियों। यदि वो चलायमान है तो उसकी कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, कोशिका भित्ति पर एक पतली संरचना मिलती है साथियों। किस पर, कोशिका भित्ति पर। यह भी क्वेश्चन आपको फंसा देगा कि किस पर, कोशिका झिल्ली पर, कोशिका भित्ति पर, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स पर। इतनी छोटी छोटी चीजें आजकल पूछी जा रही है, जिसे कसाबिका कहते हैं। जीवाणुओं में कसाबिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। अब यदि जीवाणु कोशिका की बात की जाए तो उनमें कसाबिकाओं की संख्या और विन्यास भिन्न होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी कसाबिकाओं की संख्या किस प्रकार भिन्न है। जीवाणु कसाबिका, जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं, कसाबिका मतलब फ्लैजिला, 3 भागों में बांटा है, तंतु, अकुश और बेसल बॉडी आधारीय शरीर। देखो, जो हमारा जो कसाबिका है फ्लैजिला, उसको 3 भागों में बांटा है। पहला तो एक तंतु होगा, उसके बाद यहाँ पर एक अंकुश होगा, उसके बाद यहाँ पर एक बेसल बॉडी होगी। ये है आपके फ्लैजिला की संरचना। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लैजिला की संरचना को कोशिका भित्ति से बाहर की तरफ व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे बाहर होगा, सबसे अंदर की तरफ होगा आधारीय शरीर, बेसल बॉडी। उसके बाद होगा अकुश या अंकुश, कुछ भी कह लो। उसके बाद तंतु, फाइबर। ठीक है, ये है हमारे फ्लैजिला या कसाबिका की संरचना। तंतु कसाबिका का सबसे बड़ा भाग है, जो आपको इस चित्र में भी नजर आ रहा होगा। कसाबिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तंतु। और ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है, कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली रोम और झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि रोम और झालर गति में सहायक हैं या नहीं। इस प्रकार कूट के क्वेश्चनों में या फिर अन्य प्रकार के क्वेश्चनों में इस लाइन को सेट कर लिया जाता है। देखिए कि जीवाणु कोशिका है ना, उसकी सतह पर एक अन्य प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जैसे रोम और झालर। एक तो सीलिया और फ्लैजिला है, वो तो गति में, मूवमेंट में योगदान करेंगे। सीलिया है वो आकार में छोटा होगा, संख्या में अधिक होगा। ध्यान दीजिए साथियों, सीलिया आकार में छोटा और संख्या में अधिक, फ्लैजिला आकार में बड़ा, संख्या में कम। जबकि 2 अन्य प्रकार की संरचना होती है, जिसे रोम और झालर कहते हैं। ये गति में तो योगदान नहीं करती है, लेकिन इनका क्या कार्य, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनका कार्य बताया गया। रोम एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। रोम है ना, वो एक लंबी नलिकाकार संरचना है, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। जबकि झालर लघु सूक है। लघु सूक मतलब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो बोरी है ना,
बोरी को पकड़ने के लिए एक होता है वो सूल की टाइप जैसा। ये जालर उसी प्रकार है, जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्तित होते हैं और कुछ जीवाणुओं में ये उनको पानी की धाराओं में पाई जाने वाली चट्टान और पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायक होते। समझ गए इनका कार्य? जालर का कार्य है कि जीवाणु कोशिका है उसको किसी जगह से यदि चिपकना है, पोषक तत्वों ऊतक मतलब कोई भी होस्ट कोशिका जिसको संक्रमित किया है जीवाणु कोशिका ने, उच्च ऊतक से चिपकने के लिए ये जालर प्रयोग में आते हैं। और पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों से यदि बैक्टीरिया को चिपकना है तो भी ये चिपकने में योगदान करते हैं। जबकि रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। उसके साथ साथ सीलिया और फ्लैजिला गति में योगदान देते। आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं राइबोसोम्स और अंतर्विष्ट पिंड। किसके? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला राइबोसोम्स और अंतर्विष्ट पिंडों के बारे में हम कुछ अध्ययन करते हैं। देखिए साथियों, राइबोसोम्स और अंतर्विष्ट पिंड। अब देखते हैं राइबोसोम्स और अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें राइबोसोम्स कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। कहाँ से? एक एक लाइन आपको याद रखनी, जीवद्रव्य झिल्ली से। और ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं और दो उप इकाइयों 50S और 70S के बने होते हैं जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स किस प्रकार का होता है तो आपको बताना है 70S प्रकार का ये होता है कहीं ना कहीं। और इनकी दो उप इकाइयाँ हैं, ये 50S और 30S। इनको जोड़ मत देना, इसी प्रकार याद रखनी पड़ेगी आपको। जोड़ने पर तो 80S होता है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम्स है। याद रखना 50S और 30S जो कि 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है जो हम पढ़ेंगे आगे। जब हम आनुवांशिकी पढ़ेंगे तब हम राइबोसोम्स के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार अनुलेखन में भाग लेता है और प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देता है। राइबोसोम्स के ऊपर स्थानांतरण में, अनुलेखन में नहीं, स्थानांतरण में भाग लेता है और प्रोटीन संश्लेषण करता है। बहुत से राइबोसोम्स एक संदेशवाहक आरएनए से संबंधित होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे राइबोसोम्स अथवा बहु राइबोसोम्स अथवा बहुसूत्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछा गया था कि बहु राइबोसोम्स क्या है, तो आपको बताना था कि मैसेंजर आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स है ना वो संबंधित हो जाते। साथियों, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है बहु राइबोसोम्स या बहुसूत्र, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन तो कोशिका के केंद्र के भीतर होता है, लेकिन उसके बाद जो अनुवादन होता है ना, स्थानांतरण भी कहते हैं जिसको हम, अनुवादन, वो कोशिका द्रव्य में होता है। और कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच यूकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच कहीं ना कहीं केंद्र की झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली तो होती नहीं है, जिसके कारण जैसे ही अनुलेखन हुआ, mRNA बना, मैसेंजर आरएनए डीएनए से बना, तुरंत ही राइबोसोम्स, कई सारे राइबोसोम्स के कण उस मैसेंजर आरएनए पर आके चिपक जाते। इसके कारण इन पर बहु राइबोसोम्स या बहुसूत्र बनता है। बहुसूत्र का राइबोसोम्स संदेश वाहक आरएनए से संबंधित होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। बहुसूत्र का राइबोसोम्स संदेशवाहक आरएनए से संबंधित होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंडों के बारे में हम पढ़ते हैं साथियों। तो देखिए, अंतर्विष्ट पिंड पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि बैक्टीरियल सेल्स में जो इनके आवश्यक तत्व होते हैं, इनके लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनका स्टोरेज करने के लिए ये अंतर्विष्ट पिंड होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित हो जाते हैं और ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते। ये भी याद रखना, अंतर्विष्ट पिंड झिल्ली द्वारा घिरे तो होते ही नहीं, क्योंकि भाई साहब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी चीज झिल्ली द्वारा नहीं घिरी हो सकती। कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते।
उदाहरण थे फॉस्फेट कणिकाएं, फॉस्फेट की स्टोरेज के लिए फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं। उसके बाद ग्लाइकोजन के स्टोरन के लिए ग्लाइकोजन कणिकाएं, और गैस रसदानी नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। रसदानी है ना, वो साथियों किस में मिलती है? यदि पर्पल पर्पल ग्रीन एल्गी है वो वहाँ पर मिलेगी, और उसके साथ साथ नील हरित शैवाल है वहाँ पर, और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ये मिलती है गैस रसदानी। ठीक है साथियों, ये था हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में नॉलेज। ये हमने एनसीईआरटी के 7 पेज कवर कर लिए हैं। अभी तक हमारे 12 पेज बचे हैं, जिसको हम धीरे धीरे आगे की तरफ कैरी ऑन करते हैं साथियों। उससे पहले आप देख लीजिए कि आपने पादप और जंतु कोशिकाएं कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस तो पहले ही देख चुके होंगे आप, छोटी क्लासों में ही आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर आपको प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस बताता हूँ, आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए साथियों, ये हैं, पहले तो बता दूं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों ही यूकेरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों ही यूकेरियोटिक सेल्स हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है। देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कहीं न कहीं हरित लवक। क्या साथियों? हरित लवक। जबकि आप ध्यान से देखोगे इस प्राणी कोशिका में हरित लवक आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे होंगे तारक काय और तारक केंद्र। यहाँ पर आप देखिए तारक काय, तो ये आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा। पहला डिफरेंस, हरित लवक यहाँ पर उपस्थित है जबकि यहाँ पर नहीं। दूसरा डिफरेंस, तारक काय यहाँ पर उपस्थित है जबकि यहाँ पर नहीं। ये तो डिफरेंस हो ही गई। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कोशिका भित्ति, जबकि यहाँ पर आपको कहीं भी कोशिका भित्ति नजर नहीं आ रही होगी। ये है मुख्य रूप से इनमें डिफरेंस। इसके साथ साथ अन्य भी डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। देखिए रसधानी, जबकि यहाँ पर आपको कहीं भी रसधानी नजर नहीं आ रही होगी। ये है प्लांट और एनिमल्स सेल्स में डिफरेंस। दोनों ही यूकेरियोटिक कोशिका है, दोनों ही यूकेरियोटिक कोशिका है, लेकिन बता दूं दोनों में कुछ डिफरेंस हैं। जैसे हरित लवक है वो तो हमारे पाया जाएगा पादपों में, जबकि तारक का है वो पाया जाएगा एनिमल्स में, और रसदानी है वो पाई जाएगी पादपों में, कोशिका भित्ति पादपों में, उसके साथ साथ तारक का है वो एनिमल्स में। ये है इनका संरचना। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों इन दोनों फोटेज की। और यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो इस पूरी क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिरंगा क्लासेज पर आपको मिल जाएगी। पूरी क्लास की पीडीएफ जो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है यहाँ अभी तक, वहाँ पूरी पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये हैं कुछ डिफरेंसेस। देखिए यहाँ पर एक्टिन तंतु दिए हुए हैं, मध्यवर्ती तंतु, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका क्या कार्य, सूक्ष्म नलिका है, ये जीव द्रव्य तंतु है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन में प्रयुक्त होता है, ये कोशिक केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है जिसका कार्य भी हम आगे पढ़ेंगे। ये केंद्र का आवरण है, ये देखिए केंद्र का आवरण बाहर की तरफ, और ये खुरदरी अंत्यद्रव्यी जालिका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है साथियों। देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा खुरदरी अंत्यद्रव्यी जालिका। ये लयन का है, लाइसोसोम जिसे कोशिका की आत्मकाली काती झिल्ली कहते हैं, जबकि ये चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर आपको राइबोसोम्स के कण नजर नहीं आ रहे होंगे साथियों। ध्यान से देखिए यहाँ पर और यहाँ पर राइबोसोम्स के कण यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर तो आपको राइबोसोम्स के कण नजर नहीं आ रहे होंगे, जबकि यहाँ पर आपको राइबोसोम्स के कण नजर आ रहे हैं। इसका मतलब एक खुरदरी अंत्यद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, जबकि चिकनी अंत्यद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होते। इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स उपस्थित है। और स्मूथ चिकनी मतलब इसका कार्य होगा वसा में, वसा
निर्माण में। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको गोल्जी काय भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा। गोल्जी काय, ये है राइबोसोम्स। ये देखिए कुछ इस प्रकार के राइबोसोम्स से जो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी पाए जा रहे होंगे। ये सूत्रकणिका है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्र का आवरण है। ये देखिए साथियों, यहाँ गोल्जी का है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर दर्शाया गया मतलब ऊपर नहीं है, ऊपर भी है, प्लांट सेल्स में भी है और जंतु सेल्स में भी है, लेकिन तारक का है सिर्फ जंतु सेल्स में। ये कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली है, ये सूक्ष्मांकुर हैं। कुछ कोशिकाओं में ये सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं क्योंकि उसमें अवशोषण के लिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बढ़ा देते हैं। ये चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका जिस पर राइबोसोम्स आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। ये केंद्र का आवरण नजर आ रहा है आपको, केंद्रिका नजर आ रही होगी, केंद्रक ध्यान से नजर देखिए आप साथियों। उसके साथ साथ इन चीजों को बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये कोशिका द्रव्य है, ये खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका है, ये सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम्स है जो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, तो इसको हम कह देंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर नहीं है तो इसको कहेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये परऑक्सीजोम्स से, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। परऑक्सीजोम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद तारक काय के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये सेल डिवीजन में भाग लेता है। ये प्लांट और एनिमल्स सेल्स के बारे में थोड़ा सा हमारा अध्ययन था, लेकिन आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं या ससीम केंद्र की कोशिकाओं के बारे में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। और अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ से हम पढ़ेंगे पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में जो पाए जाने वाले कोशिकांग हैं, उनका कार्य क्या है, उनकी संरचना क्या है साथियों। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं, उसमें ससीम केंद्र की कोशिकाएं भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को ससीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को असीम केंद्र की कोशिका कहते हैं। सभी आद्य जीव मतलब जो पहले उत्पन्न हुए थे, पादप, प्राणी और कवकों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती। आद्य जीव मतलब यहाँ पर प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा जगत की बात कर रहे हैं, ना कि मोनेरा जगत की। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे कोशिका के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और कोशिका आवरण के बारे में। तो शुरू करते हैं सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली से। साथियों कोशिका झिल्ली जो कोशिका के बाहर की तरफ पाई जाती है। देखो वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली का विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। कब? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई। तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। मानव की RBC है, उसकी कोशिका झिल्ली की रासायनिक अध्ययन किया गया और उसके बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना की जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि जो कोशिका झिल्ली है वो मुख्यतः लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। इनमें प्रमुख लिपिड होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है और दो सतहों में व्यवस्थित होती हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती हैं जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जलभीरू पूंछ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पूंछ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। देखो साथियों, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो एक तो लिपिड और दूसरी प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन लिपिड की अपेक्षा कम होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रोटीन हमेशा ही लिपिड की तुलना में कम हो। प्रोटीन है वो लिपिड की एक द्विस्तरीय परत में धंसी हुई होती है साथियों। तो उसमें यदि लिपिड्स हैं तो लिपिड्स किस प्रकार व्यवस्थित है झिल्ली में वो देखिए। झिल्ली के अंदर व्यवस्थित लिपिड्स है, उसका ध्रुवीय सिरा है वो तो बाहर की ओर होगा, जबकि जलभीरू पूंछ सिरा अंदर की ओर होगा। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी हुई अध्रुवीय पूंछ है वो जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है।
इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड्स झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब देखो कोशिका झिल्ली में एक तो कोलेस्ट्रॉल होगा, एक प्रोटीन होगा और एक फॉस्फोलिपिड्स होगा। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से ये स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स तो है ही। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। देखो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये जरूरी नहीं है कि सभी कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड्स की मात्रा एक जैसी हो। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन और जो कोशिका उनकी कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की मात्रा अलग अलग होती हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि मनुष्य की रुधिराणु यानी इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी, इरेथ्रोसाइट को या रुधिराणु को या फिर आरबीसी को, एक ही बात है कि झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन है। ये आपको याद रखना होगा डाटा, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड है। देखो इसमें प्रोटीन ज़्यादा है और लिपिड कम है साथियों। 52% तो प्रोटीन है और 40% लिपिड है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीनों को अलग करने की सुविधा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। अब देखो प्रोटीन कोशिका झिल्ली में किस प्रकार पाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से, यदि उन झिल्ली से अलग करना है तो किस प्रकार से करेंगे, उसके आधार पर जो प्रोटीन है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है अंगभूत और दूसरे है परिधीय। अंगभूत ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कोशिका झिल्ली में अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, जबकि परिधीय प्रोटीन है वो अंदर की तरफ धसे हुए नहीं होकर उसकी सतह पर, बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं, में विभाजित कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं, परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे हुए, आधे धसे हो या फिर पूरे धसे हो, झिल्ली के अंदर धसे जरूर होंगे अंगभूत प्रोटीन। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रतिपादित किया। कोशिका झिल्ली के बारे में कई सारे देखो कोशिका झिल्ली के बारे में कई सारे नमूने प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनमें से सबसे, कोशिका झिल्ली के सिद्धांत तो कई सारे थे, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सर्वमान्य है वो सिंगर और निकोलसन का 1972 में प्रतिपादित किया गया एक फॉर्मूला, एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं तरल किरमिर नमूना, तरल फ्लूइड मोज़ेक। ठीक है साथियों, ये था सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जिसको हम आगे चित्र में देखेंगे। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड से द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्वीय गति करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो फॉस्फोलिपिड की द्विसतह होती है ना, उसके भीतर प्रोटीन किस प्रकार की गति करते हैं, पार्श्वीय गति। और झिल्ली के भीतर गति की करने की क्षमता उनकी तरलता पर निर्भर करती है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उनकी प्रोटीन की उनकी तरलता पर निर्भर करती है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला पेज देखते हैं। उसमें देखो ये प्रोटीन है और उसके साथ साथ लिपिड से उसके द्वारा बनी हुई एक जीवद्रव्य झिल्ली का तरल किरमिर नमूना प्रतिपादित किया गया है, जो सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखो यहाँ पर द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड्स की द्विसतह बनी हुई है, ये देखिए, जिसका ये शीर्ष भाग बाहर की तरफ है जबकि पूंछ अंदर की तरफ है, ये देखिए। उसके साथ साथ ये अंगभूत प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, जबकि ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये परिधीय प्रोटीन है, ये परिधीय प्रोटीन है। और साथ ही साथ में ये आपको नजर आ रहे होंगे शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, और ये परिधीय प्रोटीन है। बता दूं यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा कोशिका झिल्ली के अंतर्गत। इन तमाम पदार्थों से कोशिका झिल्ली हमारी बनी होती है साथियों। ये है एक कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में हमें सिंगर और निकोलसन ने जो बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि है, अंतरकोशिक के संयोजन का निर्माण है, श्रावण है, अंतःकोशिक और कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। देखो जो कोशिका झिल्ली है उसकी प्रकृति है वो कोशिका की ग्रोथ के लिए, अंतरकोशिकीय संयोजन के लिए और श्रावण
और अंतःकोशिक और कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये कोशिका झिल्ली की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है और ये झिल्ली के दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनात्मक पारगम्य होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो कैसी है? चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनित पारगम्य। कुछ अणु बिना ऊर्जा के आवश्यकता से इस झिल्ली से होकर आते हैं जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। यदि कोई भी अणु इस कोशिका झिल्ली से बिना किसी ऊर्जा का प्रयोग किए झिल्ली के आर पार जाता है तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्रता प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण मिश्रण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। देखो साथियों, यदि कोई यौगिक है या कोई पदार्थ है वो उदासीन है तो इस झिल्ली से होकर वो अपनी सांद्रता प्रवणता यानी जिस दिशा में उसकी सांद्रता अधिक है उस दिशा से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा, जिसे हम विसरण कहते हैं। और यदि जल का विसरण हो रहा हो तो उसे हम प्रासरण कहेंगे। विसरण द्वारा जल के परिवहन को प्रासरण कहते हैं। यदि जल का विसरण हो रहा हो तो उसे विशेष रूप से प्रासरण कहेंगे और अन्य पदार्थों का विसरण है तो उसे हम विसरण ही कहते हैं। क्योंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड सतह से होकर नहीं जा सकते उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, यदि कोई ध्रुवीय अणु है, कोई आयन है, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ये आयन देखो हमारी जो कोशिका झिल्ली है वो तो अध्रुवीय लिपिड से बनी है, अधिकांश भाग अध्रुवीय लिपिड से बना है। तो यदि अध्रुवीय लिपिड की द्विसतह से होकर कोई ध्रुवीय है वो ध्रुवीय अणु नहीं जा सकता, क्योंकि अध्रुवीय लिपिड्स अध्रुवीय अणुओं को ही जाने देती है, ध्रुवीय अणुओं को नहीं जाने देती। यदि ध्रुवीय अणु है उन्हें यदि कोशिका झिल्ली को पार करना है तो उनके लिए वाहक प्रोटीन होंगे। वाहक प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जो ध्रुवीय अणुओं को बिना किसी ऊर्जा खर्च किए पार करते। कुछ आयन और अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है और इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। इन्हें सक्रिय परिवहन कहते हैं। मान लीजिए साथियों, यदि कुछ आयन और अणु हैं वो कोशिका झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता यानी उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर न होकर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर यदि उसका परिवहन हो रहा है तो इस प्रकार के परिवहन को हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। ये एक पंप के रूप में कार्य करता है जिसमें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पंप कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, जिसके बारे में हम मानव तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा कोशिका झिल्ली के बारे में विस्तार से अध्ययन। अब हम साथियों कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो आपको पता हो तो पादपों में पाई जाती है, कवक जगत के अंतर्गत भी पाई जाती है, उसके साथ साथ प्रोटिस्टा के कुछ सदस्यों में पाई जाती है और मोनेरा जगत के सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे साथियों। देखिए, आपको याद ही होगा कि कवक और पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण। देखो साथियों, कोशिका झिल्ली है वो निर्जीव नहीं है, लेकिन कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोशिका को केवल यांत्रिक हानियां और संक्रमण से ही सुरक्षा नहीं करता, बल्कि ये कोशिका के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने और अवांछनीय वृद्धि अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। देखो, यांत्रिक सहायता तो कोशिका भित्ति देती है, उसके साथ साथ संक्रमण हो रहा है कोई चीज़ का, कोशिका के भीतर बैक्टीरियल संक्रमण हो रहा है तो उससे भी कोशिका की रक्षा करेगा। और कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क का मतलब है कि जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा कोशिका भित्ति से ही बने होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अवरोध के साथ साथ इसको संपर्क भी प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मेनेंस जैसे
वह कुछ खनिज है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये याद रखना। आगे जब हम पादप जगत पढ़ेंगे उसमें भी जानेंगे कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लेकिन आपको अब यहाँ याद रखना है कि इसकी कोशिका भित्ति एक तो सेल्यूलोज की बनी होती है, उसके साथ साथ गैलेक्टेंस की बनी होती है, उसके साथ साथ मेनन्स और कुछ खनिज हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि दूसरे पौधों में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बता दूं आपको कि शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है आपके सेल्यूलोज के साथ साथ गैलेक्टेंस, मेनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट की। जबकि पादपों की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। नव पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होता है। साथियों एक बात और, कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि बाहर की तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति, और यदि तृतीय कोशिका भित्ति किसी कोशिका में उपस्थित है तो वो भी इसके अंदर की तरफ पाई जाएगी। यानी बाहर से अंदर की तरफ इनका क्रम कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे बाहर प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद तृतीय कोशिका भित्ति होती है। और प्राथमिक कोशिका भित्ति में परिपक्वता के साथ इनकी वृद्धि की क्षमता घटती हो जाती है, लेकिन प्राथमिक कोशिका भित्ति वृद्धि करती है निर्जीव होने के बाद भी। देखो मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाने और पकड़े रखती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो आपस में कोशिका द्रव्य को जोड़े रहते हैं। साथियों इसके बाहर पाए जाते हैं मध्य पटलिका। सर्वप्रथम बाहर की तरफ होंगे मध्य पटलिका, उसके बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। और मध्य पटलिका में प्लाज्मोडेस्माटा स्थित होंगे, जो आपस में कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करेंगे। तो प्लाज्मा कोशिका के बारे में काफ़ी अध्ययन कर लिया है और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के 8वें पार्ट के लगभग 11 पेज पढ़ लिए हैं, और अब हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा कोशिका विभाजन। तो साथियों हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप यदि लैब असिस्टेंट 2023 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए जो हमने आपको पैनल पर पढ़ाया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल तिरंगा क्लासेज को ज्वाइन कर दीजिए। मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।